नमस्कार, मैं आनंद गौतम, छात्र परास्नातक प्रथम वर्ष डीएवी महाविद्यालय वाराणसी। आज आप सभी के समक्ष सुदामा पांडे धूमिल की एक बहुत चर्चित बहुत प्रसिद्ध कविता पटकथा का काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। काव्य पाठ के उपरांत आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं, तो बिना समय गवाए हम कविता की ओर चलते हैं। कविता की शुरुआत निम्नलिखित पंक्तियों से होती है। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। वह काला धब्बा कल तक एक शब्द था, खून के अंधेरे में दवा का ट्रेडमार्क बन गया था। औरतों के लिए गैर जरूरी होने के बाद अपनी ऊब का दूसरा समाधान ढूंढना जरूरी है। मैंने सोचा, क्योंकि शब्द और स्वाद के बीच अपनी भूख को जिंदा रखना जीभ और जांघ के स्थानिक भूगोल की वाजिब मजबूरी है। मैंने सोचा और संस्कार के वर्जित इलाकों में अपनी आदतों का शिकार होने के पहले ही बाहर चला आया। बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। मैंने कहा आजादी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही कहा था। मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही थी। उत्साह में खुद मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आजादी और दौड़ता हुआ खेतों की ओर दौड़ गया। वहां कतार के कतार अनाज के अकुए फूट रहे थे। मैंने कहा, जैसे कसरत करते हुए बच्चे तारों पर चिड़ियां चहचहा रही थी। मैंने कहा, कांसे की बजती हुई घंटियां खेत की मेर पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई। सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। घर लौटकर मैंने सारी बत्तियां जला दी। पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतार कर उन्हें साफ किया और फिर उन्हें दीवार पर उसी जगह पोंछकर टांग दिया। मैंने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और कहा वन महोत्सव, और देर तक हवा में गर्दन उचका उचका कर लंबी लंबी सांस खींचता रहा। देर तक महसूस करता रहा कि मेरे भीतर वक्त का सामना करने के लिए औसतन जवान खून है, मगर मुझे शांति चाहिए। इसीलिए मैं एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया। गूं गुटरगू और चहकते हुए कहा, यही मेरी आस्था है, यही मेरा कानून है। इस तरह जो था उसे मैंने जी भरकर प्यार किया और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मैंने इंतजार किया। अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा। अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा। अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा। कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। अब यह जमीन अपनी है, आसमान अपना है, जैसे पहले हुआ करता था। सूर्य हमारा सपना है। मैं इंतजार ही करता रहा। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे, सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे। मैं सुनता रहा। मतदान होते रहे। मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोकनायक को बार बार सुनता रहा, जिसके पास हर शंका और हर सवाल का एक ही जवाब था, यानी कि कोट के बटन होल में महकता हुआ एक फूल गुलाब का। वह हमें विश्व शांति के और पंचशील के सूत्र समझाता रहा। मैं खुद को समझाता रहा, जो मैं चाहता हूं वही होगा, आज नहीं तो कल होगा, मगर सब कुछ सही होगा। कविता की दूसरा उद्धरण जो शुरू होता है वो इस प्रकार है। भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जनते रहे। योजनाएं चलती रहीं, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे
और जब कभी मौसम उतार पर होता था, हमारा संशय हमें कोचता था और हम उत्तेजित होकर पूछते थे, यह क्या है, ऐसा क्यों है। फिर बहसें होती थी, शब्दों के जंगलों में हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान से कम जूतों से पाटते थे। कभी वह हारता रहा, कभी हम जीतते रहे। इसी तरह नोकझोंक चलती रही, दिन बीतते रहे। मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग में पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा कि मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांपों की केचुलें बिछी हुई हैं। पेड़ टूटे हुए रडार की तरह खड़े हैं। दूर दूर तक कोई मौसम नहीं है। लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं। विधवाएं तमगा लूट रही हैं, सधवाएं मंगल गा रही हैं। वन महोत्सव से लौटी हुई कार्यप्रणालियां अकाल का लंगर चला रही हैं। जगह जगह तख्तियां लटक रही हैं। यह शमशान है, यहां की तस्वीर लेना सख्त मना है। फिर भी उसी उजाड़ में कहीं कहीं घास का हरा कोना कितना डरावना है। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। अखबार के मटमैले हाशिए पर लेटे हुए एक तटस्थ और कोढ़ी देवता का शांतिवाद नाम है। यह मेरा देश है, यह मेरा देश है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहां हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है। यह मेरा देश है और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, कोहरा, कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जुबान में हाँ हाँ करता है, क्योंकि अपनी हरियाली से वह डरता है। गांव में गंदे पनालों से लेकर शहर के शिवालों तक फैली हुई कथाकली की अमूर्त मुद्रा है यह जनता। उसकी श्रद्धा अटूट है। उसको समझा दिया गया है कि यहां ऐसा जनतंत्र है जिसमें घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहां जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहां कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहां सिर्फ और सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। कविता का तीसरा उद्धरण धूमिल कहते हैं, मैं सोचता रहा और घूमता रहा, टूटे हुए पुलों के नीचे, वीरान सड़कों पर, आंखों के अंधे रेगिस्तानों में, फटे हुए पालों की अधूरी जल यात्राओं में, टूटी हुई चीजों के ढेर में। मैं खोई हुई आजादी का अर्थ ढूंढता रहा अपनी पसलियों के नीचे, अस्पतालों के बिस्तरों में, नुमाइशों में, बाजारों में, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, देश के इस छोर से उस छोर तक। उसी लोक चेतना को बार बार टेरता रहा जो मुझे दोबारा जी सके, जो मुझे शांति दे और जो मेरे भीतर का जहर खुद पी सके। और तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमांत, ध्वस्त 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 और ध्वांत। मैं दोबारा चौंक कर खड़ा हो गया। जो चेहरा आत्महीनता की स्वीकृति में कंधों पर लुढ़क रहा था, किसी झंझनाते चाकू की तरह खुलकर कड़ा हो गया। अचानक अपने आप में जिंदा होने की यह घटना इस देश की परंपरा की एक बेमिसाल कड़ी थी। लेकिन इसे साहस मत कहो। दरअसल यह पुट्ठों तक चोट खाई हुई गाय की घृणा थी, जिंदा रहने की पुरजोर कोशिश थी जो उस आदमखोर की हवस से बरी थी। मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी थी सबसे बड़ी ट्रेजेडी।
अपने इतिहास की, जब दुनिया के स्याह और सफेद चेहरों ने विस्मय से देखा कि ताशकंद में समझौते की सफेद चादर के नीचे एक शांति यात्री की लाश थी, और अब यह किसी पौराणिक कथा के उपसंहार की तरह इसे देश में रोशनी उन पहाड़ों तरह है कि इस देश में रोशनी उन पहाड़ों से आई थी जहां मेरे पड़ोसी ने मात खाई थी। मगर मैं फिर वहीं चला गया, अपने जुनून के अंधेरे में फुहर इरादों के हाथों चला गया। वहां बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदाम अनाजों से भरे थे और लोग भूखों मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूं। अब ऐसा वक्त आ गया है जब कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है। अब ना तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती हुई टांगे और न ढला हुआ सूर्यहीन कंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा देखता है। सबने भाईचारा भुला दिया है, आत्मा की सरलता को भुलाकर मतलब के अंधेरे में सुला दिया है। सहानुभूति और प्यार अब ऐसा छलावा है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे आदमी को अकेले में अंधेरे में ले जाता है और उसकी पीठ में छुरा भोंक देता है। ठीक उसी मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है और मरम्मत के नाम पर रबर के तल्ले में लोहे के 3 दर्जन फुल्लियां ठोक देता है और उसके नहीं के बावजूद, उसके नहीं के बावजूद डपट कर पैसा वसूलता है। गरज यह है कि अपराध अपने यहां एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भरत फूलता है। मैंने देखा कि इस लोकतांत्रिक जंगल में हर तरफ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोधुली में घर लौटते मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज को सही जगह नहीं रहने दिया है, न संज्ञा, न विशेषण, न सर्वनाम। एक समूचा और सही वाक्य टूटकर बिखर गया है। उनका व्याकरण इस देश की सिराओं में छिपे हुए कारकों का हत्यारा है। उनकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इसे मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फूंकते हैं। देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सीखते हैं। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। वे मुस्कुराते हैं और दूसरों की आंख में झपटती हुई प्रतिहिंसा करवट बदल कर सो जाती है। मैं देखता रहा। हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीजों के नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोष था, लेकिन उसका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण था, आग और आंसू और हाय का। इसी तरह एक दिन जब मैं घूमते घूमते थक चुका था, मेरे खून में एक काली आंधी दौड़ लगा रही थी। मेरी असफलताओं में सोए हुए वासी इरादों को झकझोर कर जगा रही थी। अचानक नींद की असंख्य परतों में डूबते हुए मैंने देखा मेरी उलझनों के अंधेरों में एक हमशक्ल खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुमने पहचाना नहीं? मैं हिंदुस्तान हूं। वह हंसता है, ऐसी हंसी कि दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है और मैं हैरान हूं। यहां आओ, मेरे पास आओ, मुझे छुओ, मुझे जियो, मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो, इस दलदल से बाहर निकलो, सुनो। तुम चाहो जिसे सुनो, मगर इसे नहीं, इसे बदलो। मुझे लगा आवाज जैसे जलते हुए कुएं से आ रही है, एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट, जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है, साथ ही किसी छौने का सर चबा रही है। मेरा सारा जिस्म थरथरा गया था और उसी की आवाज में असंख्य नरकों की घृणा भरी थी।
वह एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था, मगर उसकी आंख में गुस्से में भी हरी थी। वह कह रहा था, तुम्हारी आंखों के चकनाचूर आईने में वक्त की बदरंग छाएं उलट कर रही हैं और तुम पेड़ों की छाल गिनकर भविष्य का कार्यक्रम तैयार कर रहे हो। तुमने एक ऐसी जिंदगी से गुजर रहे हो जिसमें ना कोई तुक है ना सुख है। तुम अपनी सापित परछाई से टकराकर रास्तों में रुक गए हो। तुम जो हर चीज अपनी दांतों के नीचे खाने के आदी हो, चाहे वह अपना सपना या आजादी हो, अचानक इस तरह क्यों चूक गए? वह क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? वह क्या है जिसने तुम्हें अदब से रहना सिखलाया है? क्या यह विश्वास की कमी है जो तुम्हारे भलमनसाहत बन गई है, या कि शर्म अब तुम्हारी सहूलियत बन गई है? नहीं, सरलता की इस तरह मत दौड़ो। उसमें भूख और मंदिर की रोशनी का रिश्ता है। वह बनिए की पूंजी का आधार है। मैं बार बार कहता हूं कि इस उलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली चीज सिर्फ दीवार है, और यह दीवार अब तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गई है। इसे झटक कर अलग करो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है, तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूं जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है। मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूछ होने की मजबूरी नहीं है। वह आदमी को वहीं ले जाती है जहां भूख सबसे पहले भाषा को खाती है। वक्त सिर्फ उसका चेहरा बिगाड़ता है जो अपने चेहरे की राख दूसरों की रुमाल से झाड़ता है, जो अपने हाथ मैला होने से डरता है। वह एक नहीं जो अपने हाथ रुमाल से झाड़ता है, जो अपना हाथ मैला होने से डरता है, वह एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। और सुनो, नफरत और रोशनी सिर्फ उनके हिस्से की चीज है जिसे जंगल के हाशिए पर जीने की तमीज है। इसलिए उठो और अपने भीतर सोए हुए जंगल को आवाज दो, उसे जगाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो, ना किसी के मोहताज हो। लाखों हैं जो तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। वहां चलो, उनका साथ दो और इस तिलिस्म का जादू उतारने में उनकी मदद करो और साबित करो कि वे सारी चीजें अंधी हो गई हैं जिनमें तुम शरीक नहीं हो। मैं पूरी तत्परता से उसे सुन रहा था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था। मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थी जो मेरी सीमाएं थी। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझमें भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती है क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद सुविधाओं के लालच के सामने अभियोग की भाषा झुक जाती है। मैं खुद को कुरेद रहा था। अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नजदीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोच रहा था, नोच रहा था। पूरे समाज की सीवन उधेड़ते हुए मैंने आदमी के भीतर की मैल देख ली थी। मेरा सिर भिन्ना रहा था, मेरा हृदय भारी था, मेरा शरीर इस बुरी तरह थका था कि मैं अपनी तरफ घूरते हुए इस चेहरे से थोड़ी देर के लिए बचना चाह रहा था जो अपनी पैनी आंखों से मेरी बेबसी और मेरा उथलापन था रहा था। प्रस्तावित भीड़ में शरीक होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था।
प्रस्तावित भीड़ में शामिल होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं जेब में जूतों का टोकन और दिमाग में ताजे अखबार की कतरन लिए हुए धड़ाम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मतपेटियों के गरकच्च अंधेरे में गिर पड़ा। नींद के भीतर यह दूसरी नींद है, नींद के भीतर यह दूसरी नींद है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। सिर्फ एक शोर है जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्र धर्म, देश हित, अहिंसा, अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आजादी, विषा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख, भाषा, शांति, क्रांति, शीत युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियां, साहित्यिक पीढ़ियां, निराशा, झाए झाए, खाए खाए, हाय हाय, साए साए। मैंने इन खानों में ठूस ली हैं अंगुलियां और अंधेरे में गाड़ दी है अपनी आंखों की रोशनी। सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मतवर्षा के इस दादुर शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। वो एक दूसरे से दांत किलकिला रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर बिलबिल कर रहे हैं। हर तरफ हर तरह के जंतु हैं, श्रीमान किंतु हैं, मिस्टर परंतु हैं, कुछ रोगी हैं, कुछ भोगी हैं, कुछ हिजरे हैं, कुछ रोगी हैं, तिजोरियों के प्रशिक्षित दलाल हैं, आंखों के अंधे हैं, घर के कंगाल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उथले हैं, गहरे हैं, गिरते हुए लोग हैं, अकड़ते हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, पकड़ते हुए लोग हैं। गरज यह है कि हर तरह के लोग हैं। एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत हैं कि देश में असंख्य रोग हैं और उनका एकमात्र इलाज चुनाव है। लेकिन मुझे लगा कि एक विशाल दलदल के किनारे बहुत बड़ा अधमरा पशु पड़ा हुआ है। उसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है जिससे लगातार भयानक बदबूदार मवाद बह रहा है। जिसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है और जिससे लगातार भयानक बदबूदार मवाद बह रहा है। उसमें जाति और धर्म और संप्रदाय, पेशा और पूंजी के असंख्य कीड़े बिलबिला रहे हैं और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी पता नहीं किसी अनहोनी के प्रतीक्षा में इस भीषण सराव को चुपचाप सह रही है। मगर आपस में नफरत करते हुए वे लोग इस बात पर सहमत हैं चुनाव ही सही इलाज है, क्योंकि बुरे और बुरे के बीच में किसी हद तक की कम से कम बुरे को चुनते हुए ना उन्हें मलाल है, ना भय है, ना लाज है। दरअसल उन्हें एक मौका मिला है और इसी बहाने वे अपने पड़ोसी को पराजित कर रहे हैं। मैंने देखा कि हर तरफ मूर्खता की हरी हरी घास लहरा रही है जिसे कुछ जंगली पशु खूंद रहे हैं, लीद रहे हैं, चर रहे हैं। मैंने ऊब और गुस्से के गलत मुहरों के नीचे गुजरते हुए देखा। मैंने अहिंसा को एक सत्तारूढ़ शब्द का गला काटते हुए देखा। मैंने ईमानदारी को अपनी चोर जेबें भरते हुए देखा। मैंने विवेक को चापालूसों के तलवे चाटते हुए देखा। मैं यह सब देख ही रहा था कि एक नया रेल आया। मैं यह सब देख ही रहा था कि एक नया रेल आया। उन्मत्त लोगों का बड़बड़ जुलूस, वे किसी आदमी को हाथों पर गठरी की तरह उछाल रहे थे, उसे एक दूसरे से छीन रहे थे, उसे घसीट रहे थे, चूम रहे थे, पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे, गले से लगा रहे थे, उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, उस पर अनगिनत झंडे फहरा रहे थे। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, उसकी आंखें बंद थी, उसका चेहरा खून और आंसू से तर था। मूर्खों, यह क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाया, मूर्खों, यह क्या कर रहे हो? और तभी किसी ने उसे मेरी ओर उछाल दिया। अरे, यह कैसे हुआ? मैं हतप्रभ सा खड़ा था और मेरा हमशक्ल मेरी पैरों के पास मूर्छित सा पड़ा था। दुख और भय से झुरझुरी लेकर मैं उस पर झुक गया, किंतु बीच में ही रुक गया। उसका हाथ ऊपर उठा था, खून और आंसू से तर चेहरा मुस्कुराया था, उसकी आंखों का हरापन उसकी आवाज में उतर आया था। दुखी मत हो, वह चेहरा कवि से कहता है, दुखी मत हो, यह मेरी नियति है। मैं हिंदुस्तान हूं। जब भी मैंने उन्हें उजालों से जुड़ा, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, इसी तरह तोड़ा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। मैंने सुना
वह आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है, जैसे किसी जले हुए जंगल में पानी का एक ठंडा सोता बह रहा है। घास की ताजगी भरी हुई ऐसी आवाज है जो न किसी से खुश है न किसी से नाराज है। भूख ने उन्हें जानवर कर दिया है, संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया है, फिर भी वे अपने हैं, फिर भी वे अपने हैं। जीवित भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। नहीं, यह मेरे लिए दुखी होने का समय नहीं है। अपने लोगों की घृणा के इस महोत्सव में मैं शापित निश्चय हूं। मुझे किसी का भय नहीं है। तुम मेरी चिंता ना करो, उनके साथ चलो। इससे पहले कि वे गलत हाथों के हथियार हों, इससे पहले कि वे नारों और इश्तेहारों के काले बाजार हों, उनसे मिलो, उन्हें बदल डालो। उनसे मिलो, उन्हें बदल डालो। नहीं, भीड़ के खिलाफ रुकना एक खूनी विचार है। नहीं, भीड़ के खिलाफ रुकना एक खूनी विचार है, क्योंकि हर ठहरा हुआ आदमी इस हिंसक भीड़ का अंधा शिकार है। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं हर वक्त सिर्फ एक चेहरा नहीं हूं जहां वर्तमान अपने शिकारी कुत्ते उतारता है। अक्सर मैं मिट्टी की हरकत करता हुआ वह टुकड़ा हूं जो आदमी की सिराओं में बहते हुए खून को उसके सही नाम से पुकारता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, जाओ और देखो कि लोग, मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक धक्के ने मुझे फेंक दिया। मैं कुछ कहना चाहता था कि एक धक्के ने मुझे फेंक दिया। इससे पहले कि मैं गिरता, किन्हीं मजबूत हाथों ने मुझे टेक लिया। अचानक भीड़ से निकलकर एक प्रशिक्षित दलाल मेरी देह में समा गया। दूसरा मेरे हाथों में एक पर्ची थमा गया। तीसरे ने एक मुहर देकर पर्दे के पीछे ढकेल दिया। भय और अनिश्चय के दोहरे दबाव में पता नहीं कब और कैसे और कहां कितने नामों से, चिन्हों और शब्दों को काटते हुए मैं चीख पड़ा, हत्यारा, हत्यारा, हत्यारा। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है मैंने यह किसको कहा था। शायद अपने आप को, शायद उस हमशक्ल को जिसने खुद को हिंदुस्तान कहा था, शायद उस दलाल को, मगर मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। मेरी नींद टूट चुकी थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में सराबोर था। मेरे आसपास से तरह तरह के लोग गुजर रहे थे। हर तरफ हलचल थी, शोर था, और मैं चुपचाप सुनता हूं। हां, शायद मैं भी अपने भीतर कहीं कुछ बहुत गहरे कुछ जलता हुआ सा छुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ है नींद में हुआ है। यहां तक जो कुछ भी हुआ है वह नींद में हुआ है, और तब से आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जागकर गुजार दी हैं। हफ्तों पर हफ्ते तय किए हैं, अपनी परेशानी के निर्मम, अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं, और हर बार मुझे लगा है कि कहीं कोई खास फर्क नहीं है। जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। हां, यह सही है कि इन दिनों कुछ अर्जियां मंजूर हुई हैं। हां, यह सही है कि इन दिनों कुछ अर्जियां मंजूर हुई हैं, कुछ तबादले हुए हैं। कल तक जो नहले थे आज दहले हुए हैं। हाँ, यह सही है कि मंत्री जब प्रजा के सामने आता है तो पहले से ज्यादा मुस्कुराता है, नए नए वादे करता है, और यह सिर्फ घास के सामने होने की मजबूरी है। यह कुछ और नहीं, यह घास के सामने होने की मजबूरी है। वरना उस भले मनुष्य को यह भी पता नहीं कि विधानसभा भवन और अपने निजी बिस्तर के बीच कितने जूतों की दूरी है। हाँ, यह सही है कि इन दिनों कुछ चीजों के भाव कुछ चढ़ गए हैं। अखबारों के शीर्षक दिलचस्प हैं, नए हैं। मंदी की मार से पट पड़ी हुई चीजें बाजार में सहसा उछल गई हैं। हाँ, यह सही है कि कुर्सियां वही हैं, सिर्फ टोपियां बदल गई हैं, और सच्चे मतभेद के अभाव में लोग उछल उछल कर अपनी जगहें बदल रहे हैं। चढ़ी हुई नदी में, भरी हुई नाव में हर तरफ विरोधी विचारों का दलदल है। सतहों पर हलचल है, नए नए नारे हैं, भाषण में जोश है, पानी ही पानी है, पर कीचड़ खामोश है। मैं रोज देखता हूं कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है और ठंडा होते ही फिर से कुर्सी में चिपक गया है। उसे न हया है, न दया है, न ही अपना कोई हमदर्द यहां नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है। मैंने हर एक को आवाज दी है, हर एक का दरवाजा खटखटाया है, मगर बेकार। मैंने जिसकी पूछ उठाई है उसको मादा पाया है। वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं,
दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा में बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। भूख और भूख की आड़ में चबाई गई चीजों का अक्स उनके दांतों पर ढूंढना बेकार है। भूख और भूख की आड़ में चबाई गई चीजों का अक्स उनकी दांतों पर ढूंढना बेकार है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है। मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई इस बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा हुआ है और उनमें बालू और पानी भरा हुआ है। यह जनता एक गाड़ी है, एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबारी है। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। लेकिन क्या यह सच है? या यह सच है कि अपने यहां सांसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है? और यदि यह सच नहीं है तो यहां एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों नहीं है? जिसने सत्य कह दिया उसका बुरा हाल क्यों है? मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूं जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और आज तक नींद और नींद के बीच जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जगकर गुजार दी हैं, हफ्ते पर हफ्ते तय किए हैं, उब के निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं, हर तरफ शब्द भेदी सन्नाटा है। दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कूथता हुआ घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है।